नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज व्यास आज सीईसी की इस व्याख्यान श्रृंखला में हिंदी भाषा शिक्षण को लेकर के आपके साथ चर्चा करूंगी। हिंदी भाषा शिक्षण में जैसा कि हम पूर्व के व्याख्यानों में पढ़ चुके हैं कि भाषा जो है उसमें गद्य, पद्य और व्याकरण तीनों जो भाग हैं उन पे हमने बात करी है। और आज की जो हमारी ये विचार विमर्श है, हमारा जो व्याख्यान है और चर्चा जो हमारी रहेगी वो रहेगी व्याकरण शिक्षण पे। व्याकरण शिक्षण के बारे में हम बात करेंगे। व्याकरण शिक्षण का जीवन में महत्व क्या है और व्याकरण शिक्षण का प्रयोजन क्या है तथा व्याकरण शिक्षण को किस प्रकार से किन विधियों से पढ़ाया जाए और व्याकरण पाठ के विकास की प्रक्रिया पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। बात हम व्याकरण शिक्षण की कर रहे हैं तो हमें ये जान लेना और समझ लेना भी आवश्यक है कि किसी भी सभ्यता एवं संस्कृति के भावों एवं विचारों के आदान प्रदान तथा मनोभावों की अभिव्यक्ति का सार्थक, सशक्त एवं सर्वश्रेष्ठ साधन भाषा है। अभिव्यक्ति का यह साधन वंशानुगत एवं प्राकृतिक नहीं अपितु अर्जित है। प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार, आस पड़ोस तथा समुदाय से निज भाषा ग्रहण करता है। भाषा के द्वारा ही संस्कृति एवं सभ्यता की सांस्कृतिक धरोहर मौखिक एवं लिखित रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के पास वो स्वतः ही चली जाती है, स्वाभाविक प्रक्रिया के साथ। समय के साथ साथ भाषा के विस्तार एवं प्रचार एवं अन्य भाषाओं से प्रभावित होने के कारण मौखिक और लिखित रूपों में अनेक रूपता स्थापित होने की संभावना बढ़ने लगती है। इसीलिए भाषा को स्थिरता, एक रूपता, सर्वमान्यता एवं सार्वजनिक रूप प्रदान करना नितांत आवश्यक हो जाता है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु भाषा को मानक रूप प्रदान किया गया है। मैं पहले के व्याख्यानों में भी चर्चा कर चुकी हूँ। मानक रूप, मानक रूप क्या है? मानक जब हम शब्द का यूज करते हैं और मानक रूप की जब भाषा में बात करते हैं तो ये स्पष्ट होना अति आवश्यक है कि भाषा का मानव रूप भाषा के सिद्धांतों एवं नियमों की परिधि में बांधता है। यानी वो भाषा जिसके अपने कुछ सिद्धांत है और कुछ नियम है और वो नियम और सिद्धांतों की परिधि में रह करके वो भाषा निर्धारित होती है, उसे हम मानक भाषा कहते हैं। जिससे भाषा का स्वच्छंद रूप संकुचित एवं नियंत्रित होकर शुद्ध, एक रूप एवं सर्वमान्य बनता है। इस प्रकार भाषा को नियमबद्ध करके उसके सर्वमान्य रूप को स्थापित करना व्याकरण सम कहलाता है। भाषा के मौखिक एवं लिखित रूपों को शुद्धता एवं समरूपता प्रदान करने के लिए बनाए गए सिद्धांतों एवं नियमों के समूह को व्याकरण कहते हैं। अब हमें ये जान लेने की सबसे पहले आवश्यकता थी कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो जो भाषा का मौखिक और लिखित रूपों की शुद्धता है, समरूपता है, ये होने के साथ साथ सिद्धांतों एवं नियमों के समूह को व्याकरण कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक अलग व्यवस्था होती है। एक ही प्रकार के भावों एवं विचारों को अलग अलग भाषाओं में भिन्न भिन्न ध्वनियों, चिन्हों, शब्दों तथा वाक्यों में प्रदर्शित किया जाता है। यानी प्रत्येक भाषा, फिर चाहे वो हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, मलयालम है, मराठी है, सिंधी है, पंजाबी है, गुजराती है, मैथिली है, कोई भी है, मगधी है, कोई भी भाषा है, जो भी भाषा है उनके अलग अलग व्यवस्था है। और एक ही प्रकार के भाव, यानी भाव सबके एक हो सकते हैं और विचार भी एक हो सकते हैं, उनको अलग अलग भाषाओं में भिन्न भिन्न ध्वनियों, चिन्हों, शब्दों तथा वाक्यों से प्रदर्शित किया जाता है। व्याकरण शब्द की जब हम बात कर रहे थे, क्योंकि आज हम व्याकरण शिक्षण पे बात कर रहे हैं, तो व्याकरण शब्द की जब हम बात करते हैं तो व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति वी तथा आ उपसर्ग और क्री धातु तथा लयित प्रत्यय से हुई है। व्याकरण वी तथा आ उपसर्ग, क्री धातु और लयित प्रत्यय से हुई है। उत्पत्ति के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वया क्रियते अनेन इति व्याकरणम। इसका अभिप्राय है कि जिस शास्त्र से भाषा व्याकृत की जाए वह व्याकरण है।
व्याकरण के द्वारा शब्दार्थ संबंध की विवेचना होती है। इसकी सहायता से भाषा में विन्यास, शब्द एवं वाक्य रचना तथा भाषा की नियमानुसार व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। व्याकरण के प्रयोग से भाषा में शुद्धता, अनुशासन, स्थिरता आती है। पंतजलि मुनि ने अपने महान रचना महाभाष्य में व्याकरण को शब्दानुशासनम कहा है, यानी शब्दों का जो अनुशासन है। किसने कहा है? पंतजलि मुनि ने। और उनका जो महान रचना महाभाष्य था व्याकरण का, उसमें उन्होंने व्याकरण के लिए लिखा है शब्दानुशासनम, यानी शब्दों का अनुशासन, अर्थात शब्दों पर अनुशासन रखने वाला शास्त्र ही व्याकरण है। वास्तव में व्याकरण भाषा के नियमों तथा निर्माण नहीं करता, अपितु समाज के लोगों तथा शिष्ट वर्ग द्वारा भाषा के जिस रूप का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जिस शब्द का जो रूप प्रचलित है और जिस अर्थ में उसका प्रयोग होता है, उसी को आधार बनाकर उस भाषा का अनुगमन करते हुए व्याकरण की रचना करता है। भाषा का अनुगमन करने के कारण ही इसे अनुशासन की संज्ञा मिली हुई है। अब जब हम व्याकरण की बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि पंतजलि मुनि ने अपने महाभाष्य जो है उसमें उन्होंने कहा है शब्दानुशासनम, यानी शब्द का अनुशासन। ऐसे ही आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार व्याकरण भाषा का भूगोल है। भूगोल नई नदियों का निर्माण नहीं करता, अपितु पहले से विद्यमान नदी, पर्वत आदि का बोध कराता है। उसी प्रकार सामाजिक व्यवहार से भाषा का निर्माण होता रहता है और व्याकरण भाषा को मानक रूप प्रदान करके उसे व्यवस्थित करता है। देखिए कितनी सुंदर बात आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने कही है कि व्याकरण भाषा का भूगोल नहीं है और वो कोई नई नदियों का निर्माण, भूगोल जो है नई नदियां नहीं बनाता है, ना ही कोई पर्वत बनाता है। वो क्या करता है? उनका बोध कराता है जो पहले से विद्यमान है। ऐसे ही जो व्याकरण है पहले से सामाजिक व्यवहार में जो भाषा विद्यमान है उसको मानक रूप प्रदान करता है। और जैसा कि हम पूर्व में ही चर्चा कर चुके हैं कि मानक रूप प्रदान करके उसे व्यवस्थित करता है, तो ये हुआ कि उसे व्यवस्थित रूप से प्रदान करना। ऐसे ही डॉक्टर स्वीट ने कहा है व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण करता है। हेजलिट कहते हैं कि व्याकरण विशेष शब्द संरचना की व्याख्या है। इस प्रकार से डॉक्टर स्वीट और डॉक्टर हेजलिट ये कहते हैं कि व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण और वह शब्द रचना की व्याख्या है। आगे बढ़ते हैं और व्याकरण की परिभाषा पर ही बात करते हुए हम ये समझना चाहेंगे कि कांता प्रसाद गुरु ने व्याकरण के संबंध में क्या कहा है। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। सेंगर कहते हैं प्रचलित भाषा संबंधित नियमों का व्याख्या ही व्याकरण है, यानी प्रचलित जो भाषा है उससे संबंधित नियम है वही व्याकरण है। तो इस प्रकार से यदि हमने जितनी चर्चा करी कि व्याकरण क्या है, व्याकरण के बारे में विभिन्न विद्वानों ने क्या कहा है, इसको जब हम आगे लेते हैं और इस सारी चर्चा इसका निष्कर्ष निकालते हैं, जब सार निकालते हैं तो सार स्वरूप हम कह सकते हैं कि व्याकरण से भाषा का शुद्धिकरण होता है और व्याकरण भाषा की शुद्धता का साधन है, साध्य नहीं, यानी वो साधन है, साध्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण भाषा के नियमों से परिचित करवाती है और सार स्वरूप हम ये भी कह सकते हैं कि भाषा में वर्ण, शब्द तथा वाक्य विन्यास के सिद्धांतों का ज्ञान व्याकरण के द्वारा कराता है। भाषा को मानक रूप प्रदान कर अनुशासित करता है। इस प्रकार से
जब हमने व्याकरण के संबंध में चर्चा करी, उसकी व्युत्पत्ति की बात करी, विभिन्न विद्वान व्याकरण के बारे में क्या कहते हैं, भाषा का मानक रूप क्या होता है, इन सारी चर्चा के बाद में जब हमने देखा कि व्याकरण क्या है, तब हमने मोटी मोटी चीज़ों या सरसरी दृष्टि से यदि हम जानने का प्रयास करें तो हम देख रहे हैं कि भाषा का शुद्धिकरण, भाषा की शुद्धता का साधन, भाषा के नियमों से परिचय करवाना, वर्ण, शब्द और वाक्य विन्यास के सिद्धांतों का ज्ञान कराना और मानक भाषा को अनुशासित रूप देना, ये सब व्याकरण का कार्य है। तो इस प्रकार से हमने हमारी इस जो चर्चा हम कर रहे हैं इसमें हमने जाना कि व्याकरण क्या है, विभिन्न विद्वानों ने व्याकरण के संबंध में क्या कहा है और व्याकरण का सार स्वरूप व्याकरण क्या है। और अब चर्चा में हम जानेंगे कि व्याकरण का महत्व क्या है, क्यों व्याकरण शिक्षण की चर्चा हम कर रहे हैं और व्याकरण शिक्षण जो है अनिवार्य क्यों है, शिक्षा में व्याकरण शिक्षण का महत्व क्या है। व्याकरण भाषा के स्पष्ट, नियमबद्ध तथा मानक रूप की जानकारी प्रदान करती है। भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों, शब्दों तथा वाक्यों की रचना से संबंधित नियमों का संकलन एवं विश्लेषण कर भाषा को सुनिश्चित व्यवस्था प्रदान करता है। भाषा की प्रकृति तथा प्रयोग संबंधित आधारभूत नियमों का ज्ञान और भाषा का पूर्ण एवं शुद्ध ज्ञान प्रदान करती है। भाषा के सर्वमान्य रूप का संरक्षण एवं प्रचार प्रसार करती है। और जब व्याकरण के महत्व की बात कर रहे हैं तो ये भी हमें समझना होगा कि व्याकरण भाषा में हो रहे परिवर्तनों से अवगत कराकर उसमें एक रूपता एवं स्थिरता लाती है, जिससे भाषा को परिनिष्ठ बनाती है। व्याकरण शुद्ध एवं अशुद्ध शब्दों का विस्तृत ज्ञान देकर उचित प्रयोग तथा उच्चरित एवं लिखित भाषा को परिमार्जित करती है। उच्चरित यानी जो उच्चारण किया जा रहा है उसको परिमार्जित करती है। साथ ही साथ व्याकरण भाषा का दिशा निर्देशन करता है और उसे सरलता से अपेक्षित लक्ष्य तक पहुंचाता है। मनोभावों एवं विचारों की शुद्ध अभिव्यक्ति करना भी व्याकरण ही सिखाता है। तो इस प्रकार से व्याकरण के जब महत्व की बात करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमने ली, जिसमें हम बात कर रहे थे कि नियमबद्ध करना, मानक रूप की जानकारी देना, ध्वनियों, शब्दों, वाक्यों की रचना से संबंधित नियमों का संकलन करके उनका विश्लेषण करना, उसके साथ साथ जो भाषा की प्रकृति है उसके प्रयोग संबंधी सिद्धांतों, नियमों को उनको जान लेना, भाषा का संरक्षण कर उसका प्रसार करना, साथ ही साथ उसमें भाषा की परिनिष्ठता को लाना, शुद्ध और अशुद्ध शब्दों का विस्तृत ज्ञान देकर उचित प्रयोग एवं उच्चरित एवं लिखित भाषा को परिमार्जित करने के साथ साथ भाषा दिशा निर्देशन का कार्य भी करती है, जहां सरलता से अपेक्षित लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। कौन से लक्ष्य? जो व्यक्ति के मन में मनोभाव और विचार आते हैं उनके द्वारा शुद्ध अभिव्यक्ति करके, यानी एक व्यक्ति ने यदि कुछ कहा, उसके मन में कोई भाव आए, विचार आए, उसकी उसने लिखित या मौखिक अभिव्यक्ति करी तो वो शुद्ध रूप से यानी यथावत रूप से और सामने वाले श्रोता के या पाठक के वो वहां तक प्रेषित हो जाए, समझ में आ जाए, वो उसे आत्मसात कर ले। और अब हम चर्चा करेंगे व्याकरण शिक्षण का प्रयोजन क्या है। व्याकरण शिक्षण भाषा शिक्षण का एक अभिन्न अंग है। हम बात कर रहे हैं कि शिक्षण का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों करें व्याकरण शिक्षण। तो इसीलिए कह रही हूं कि व्याकरण शिक्षण भाषा शिक्षण का एक अभिन्न अंग है, जिसे अलग नहीं किया जा सकता, भाषा शिक्षण से अलग नहीं किया जा सकता। व्याकरण का अध्ययन तथा शिक्षण पुरातन काल से ही प्रचलित है। यास्क मुनिकृत निरुक्त पाणिनि की अष्टाध्यायी
पंतजलि का महाभाष्य, भट्टोची दीक्षित जी की सिद्धांत कौमुदी व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ है। यानी पुरातन काल से व्याकरण का अध्ययन चल आ रहा है। कोई हम शिक्षा में नया आधुनिक युग में, ऐसा नहीं है कि हम आधुनिक युग में ही गद्दे पद्दे के शिक्षण के साथ साथ व्याकरण का शिक्षण कर रहे हैं। ये तो पुरातन काल से चला आ रहा है, जिसमें यास्क मुनि का निरुक्त, पाणिनि की अष्टाध्यायी, पंतजलि जी का महाभाष्य और भट्टोजी दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी, ये बहुत ही पुराने व्याकरण के ग्रंथ है। 19वीं शताब्दी में भाषा की उत्पत्ति में व्याकरण के महत्व को समझते हुए व्याकरण शिक्षण का प्रचलन अधिक बढ़ गया। व्याकरण शिक्षण का महत्व निम्न बिंदुओं के द्वारा हम समझ सकते हैं। मैं आपको इन निम्न बिंदुओं के द्वारा व्याकरण शिक्षण के महत्व को और विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगी। भाषा के अंगों तथा उपांगों के प्रयोग का ज्ञान कराकर शुद्ध उच्चारण एवं कम शब्दों में अधिक भाव व्यक्त करने की क्षमता को विकसित करती है। यानी भाषा के अंगों और उपांगों के प्रयोग का ज्ञान करा के शुद्ध उच्चारण और कम शब्दों में अधिक भाव व्यक्त करने की क्षमता को विकसित करती है। देखिए, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कहा कि कम शब्दों में अधिक भाव व्यक्त करने की क्षमता को विकसित करती है। हमने किसी से कहा मृगलोचनी, अब कम शब्दों में हमने उसको कहना हम ये चाह रहे हैं कि आपकी जो आंखें हैं वो हिरनी जैसी है, और हमने एक ही शब्द में कह दिया मृगलोचनी। ऐसे ही हमने मान लीजिए कि किसी को कहा चंद्रमुखी, हम उसके मुख की तुलना किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से कर रहे हैं। तो हमने उसको चंद्रमा के जैसे मुख वाली कहने की बजाय कह दिया हमने, क्या कह दिया हमने? सीधा कह दिया चंद्रमुखी। ऐसे ही हमने मान लीजिए कहा गजानंद, यानी नंद पुत्र, और गजानंद यानी गज के पुत्र, हमने सीधा गजानंद कह दिया, है ना। तो इस प्रकार से जो हम ये कम शब्दों में जो व्यक्त करने की क्षमता है वो व्याकरण के द्वारा ही आ सकती है ना। जैसे मान लीजिए हम कई बार उपयोग में लाते हैं यथावत, तथाकथित, बहुत सारे श्रुत लेख, श्रुत कथा, तो ये सारी ये जो है कम शब्दों में ये व्याकरण के उच्चारण और कम शब्दों में अधिक भाव करने की क्षमता को विकसित करती है। और क्या करता है? विद्यार्थियों को वर्ण, वर्तनी, शब्द रचना, वाक्य रचना, पद व्याख्या, वाक्य भेद, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्तियां, स्वराघात, बलाघात, संधि, समास, विराम चिन्हों आदि के प्रयोग से अवगत कराकर भाषा को समृद्ध बनाती है। कौन बनाती है समृद्ध भाषा को? व्याकरण। कैसे? वो विद्यार्थियों में वर्ण, वर्तनी, शब्द रचना, वाक्य रचना, पद व्याख्या यानी पद की व्याख्या करना, वाक्य भेद, वाक्यों में भेद करना, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्तियां, स्वराघात, बलाघात, संधि, समास, विराम चिन्ह आदि का जब प्रयोग करना सिखाती है तो हमारी भाषा जो है वो समृद्ध बन जाती है। विद्यार्थियों में चिंतन एवं तर्क शक्ति विकसित करते हुए साहित्यिक ज्ञान वृद्धि करती है। कौन? व्याकरण। चिंतन एवं तर्क शक्ति विकसित करते हुए साहित्यिक ज्ञान वृद्धि करती है व्याकरण के द्वारा। और व्याकरण शिक्षण विद्यार्थियों को भाषा के शुद्ध रूप को समझने में समर्थ बनाता है और मातृभाषा की मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति एवं प्रयोग में भी शुद्धता लाता है। साथ ही लेखन एवं मौखिक भाव प्रदर्शन में शिष्टता और सुसंस्कारिता की वृद्धि तथा भाषाई कौशलों की
मौलिकता एवं सृजनात्मकता का विकास व्याकरण शिक्षण से ही होता है। इसी चर्चा में आगे जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि विभिन्न ध्वनियों के उच्चारण से अवगत कराकर ध्वनियों में अंतर समझना सिखाता है और व्याकरण भाषा को संरक्षण प्रदान करती है। यानी व्याकरण जो है वो भाषा को संरक्षण प्रदान करती है। व्याकरण शिक्षण में ये बात ध्यान रखने योग्य है कि शिक्षक व्याकरण के सैद्धांतिक पक्ष पर बल देने के स्थान पर उसके व्यवहारिक पक्ष को भी महत्व प्रदान करे, क्योंकि बिंदुओं से, कौन से बिंदु, जो अभी जिन पर हमने चर्चा करी, जो ऊपर हमने जिन पर विचार विमर्श किया, उपरोक्त बिंदुओं से ये स्पष्ट है कि किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ भाषा की व्याकरण का ज्ञान होना भी अति आवश्यक होता है। व्याकरण का मुख्य कार्य भाषा के नियम ढूंढकर उन्हें स्थिर एवं क्रमबद्ध करना है। व्याकरण की भाषा में शुद्ध एवं अशुद्ध रूपों से अवगत कराती है। व्याकरण भाषा के मित्र है जो उसे सदैव सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। तो इस प्रकार से ये व्याकरण की जो विधियां हैं, ये हमारा कार्य बहुत ही सरल बना देती हैं। इस व्याख्यान जो हमारी ये श्रृंखला है, इस व्याख्यान श्रृंखला में इस चर्चा का हमारा जो मुख्य उद्देश्य रहा है वो ये रहा है कि हम ये जान लें कि व्याकरण है क्या और व्याकरण किसे कहते हैं, साथ ही साथ व्याकरण का कार्य क्या है, उसका महत्व क्या है और उसकी उपयोगिता क्या है, व्याकरण की उत्पत्ति कहाँ से हुई, व्याकरण के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने क्या कहा, पंचली मुनि ने अपने महाभाष्य में व्याकरण को क्या नाम दिया। इसके साथ साथ ही जो अन्य विद्वान हैं, जिनमें विशेष रूप से आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी, डॉक्टर स्वीट, हेजलिट, कामता प्रसाद गुरु, सेंगर आदि ने व्याकरण को क्या कहा। जब सारी चर्चा हमने करी, जब हमने इतिहास के संबंध में भी व्याकरण की बात करी, विद्वानों के दृष्टिकोण से भी व्याकरण को समझा, तो हमने देखा कि व्याकरण का जो है वो स्वरूप क्या है, तो हमने व्याकरण के स्वरूप को समझा और व्याकरण के स्वरूप को समझने के बाद व्याकरण का महत्व क्या है, ये चीज़ जानना बहुत ही आवश्यक था। हमने व्याकरण के महत्व पर चर्चा करी है और व्याकरण के महत्व पर चर्चा करने के बाद में जो एक अति महत्वपूर्ण एक क्षेत्र है वो है कि व्याकरण शिक्षण का प्रयोजन क्या है। और व्याकरण शिक्षण के प्रयोजन में हमने देखा कि किस प्रकार से विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से उसके महत्व को और प्रयोजन को स्पष्ट किया जाता है, जिनमें मुख्य बिंदु थे कि अंगों और उपांगों का प्रयोग करके शुद्ध एवं कम शब्दों में अपनी बात को व्यक्त करना, विद्यार्थियों को विभिन्न जो क्षेत्र है या विभिन्न जो चरण है या विभिन्न जो व्याकरण की विधाएं हैं, जिनमें वर्तनी, शब्द रचना, वाक्य रचना, पद व्याख्या, वाक्य भेद, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, स्वराघात, बलाघात, संधि, समास, विराम चिन्ह आदि पर हमने प्रयोग करने की बात करी। और इसके साथ साथ ही हमने देखा कि किस प्रकार से चिंतन और तर्क शक्ति के आधार पर व्याकरण को समझा जा सकता है। व्याकरण शिक्षण से विद्यार्थी भाषा के शुद्ध रूप को समझ लेते हैं, क्योंकि मातृभाषा जो है वो कभी कभी जो मातृभाषा है वो क्षेत्रीय भाषा भी होती है, और वो मातृभाषा जो हमारी है वो हिंदी, शुद्ध हिंदी हो यह आवश्यक नहीं है। तो उसमें जब हम हिंदी शिक्षण की बात करते हैं तो व्याकरण के द्वारा ही भाषा के शुद्ध रूप को समझने में समर्थ हो सकते हैं। लेखन और मौखिक से उसमें प्रदर्शन किया जा सकता है, शिष्टता और सुसंस्कारिता में वृद्धि की जा सकती है, भाषाई कौशलों में मौलिकता और सृजनात्मकता का विकास होता है, और ध्वनियों को उच्चारण से अवगत कराना और उनके अंतर को समझना भी बहुत ही आवश्यक है। व्याकरण भाषा को संरक्षण भी प्रदान करती है और
सही अर्थों में कहा जाए तो व्याकरण शिक्षण से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि शिक्षक व्याकरण के सैद्धांतिक पक्ष पर बल देने के स्थान पर उसके व्यवहारिक पक्ष को भी महत्व प्रदान करे, क्योंकि बिंदुओं से ये स्पष्ट हो गया है कि भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ भाषा के व्याकरण का ज्ञान होना भी अति आवश्यक है। और इस प्रकार से व्याकरण का मुख्य कार्य भाषा के नियमों को ढूंढकर उनको स्थिर एवं क्रमबद्ध करना है। और उससे क्या होगा, उससे भाषा शुद्ध हो जाएगी और अशुद्ध रूपों को अलग करती चली जाएगी। व्याकरण भाषा की मित्र है जो उसे सदैव सन्मार्ग पर चलने की, यानी सही मार्ग पर चलने की एक दिशा प्रदान करती है। तो ये आज का ये जो हमारा व्याख्यान है, इसमें हमने इन चीज़ों को जाना। अब जो आगे का आगामी हमारा व्याख्यान रहेगा उसमें हम व्याकरण शिक्षण की विधियाँ, यानी कौन कौन सी विधि है व्याकरण शिक्षण की, और व्याकरण शिक्षण की विधियों के साथ साथ में हम देखेंगे कि इसमें व्याकरण शिक्षण की विधि जब हमने देख ली है तो विधि के साथ साथ में हमें ये जान लेना भी बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से व्याकरण पाठ विकास की प्रक्रिया का विस्तार किया जा सकता है। तो आगे की चर्चा में अब हम चर्चा करेंगे आपसे व्याकरण जो शिक्षण है उसकी विधियों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।